नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सभी? बढ़िया हो सभी? चलो जी, कहाँ तक कर लिया था? लास्ट पॉइंट बताएंगे एक बार मेरे को। शांत हो जाए, भी कोई बोलेगा नहीं अभी। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं बिल्कुल भी। कहाँ तक हो गया था, कोई बताएगा? माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने लास्ट टॉपिक किया था और उसके बाद अपनी क्लास नहीं रही थी। ठीक है, तो आज से आप आगे का नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है क्या? लाइसोसोम स्टार्ट करेंगे। चलो जी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम से आज। और इसके बारे में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने, किस महापुरुष ने इससे हमें परिचित करवाया था। और आपको ये सारी कुछ बातें मैंने बता दी है पहले ही भी। ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इसकी लोकेशन जो अपने पास न्यूक्लियस होता है उसके आउटसाइड होती है। ठीक है, ये आपको सारा कुछ बताया हुआ है मेरा। उसमें वहाँ अपने को क्या क्या चीज़ें मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसके साथ राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के आउटर पार्ट के अंदर में ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है। ये सारा का सारा परिचय आपको मैंने पहले बता दिया है। अब आगे इस पे बात करते हैं। और इसमें से हमारे न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ लिया है, और किसके बारे में पढ़ लिया? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया है, और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बात क्या है। इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवरी, इसकी खोज। तो कौन बताएगा इसकी खोज किस महान वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी भाई? इसकी खोज बताएंगे आप, किस महान वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? इसकी की गई थी डी डूबे नाम एक व्यक्ति थे। ठीक है, उन महान वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी भाई। ठीक है, तो लिखेंगे ये महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस लाइसोसोम से हमें अवगत करवाया था भाई। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस प्रकार की सेल है, मतलब ये किस प्रकार की कोशिका? इसका अर्थ ये है भी ये सिंगल सेल है या डबल सेल है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था भी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, द्विझिल्ली होती है। उसी प्रकार ये किस प्रकार की झिल्ली है, किस प्रकार की मेम्ब्रेन है, या किस प्रकार की कोशिका हमारे पास है? तो ये है हमारे पास सिंगल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? सिंगल सेल मेम्ब्रेन है ये, सिंगल सेल मेम्ब्रेन। यानी एक कोशिका झिल्ली या एकल कोशिका झिल्ली। एकल कोशिका एकल कोशिका झिल्ली है ये। इसी के साथ हम बात करें भी इसकी शेप किस प्रकार की है, इसका जो रूप है वो किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का रूप है इसका? अगर किसी बच्चे को पता हो तो बोल दिया करो भाई। पता है किसी को इसकी जो शेप है, इसका रूप है वो किस प्रकार का है? एनीवन, कोई बताएगा? चलो जी, इसकी शेप है बैग के आकार की, थैली या थैला। ठीक है, थैले के जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो आकृति हम देखें, इसकी शेप देखें, इसका रूप देखेंगे तो वो किस प्रकार का दिखेगा हमें? वो रूप दिखेगा हमें इसका बैग जैसा। अब इसके कुछ अन्य नाम होते हैं, उन नामों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और वो नाम क्या क्या हैं इसके, बताएंगे। इसके अन्य नाम क्या है? इसे सुसाइडल बैग ऑफ
सेल कहते हैं। हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे कोशिका की आत्मघाती थैली। और इसके अन्य नाम क्या है? ये सारे के सारे पॉइंट जहां अभी लिख रहा हूं ना, ये अदर नेम में कर लेना। यहाँ अदर नेम है इनके। और नाम इसके क्या हो सकते हैं? इसे और क्या कहते हैं? इसे स्क्वेंजर बैग ऑफ द सेल कहते हैं। स्क्वेंजर। यानी कोशिका का सफाई कर्मी। और इसका अन्य नाम क्या है? इसे एटम बम ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका का परमाणु बम। ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसे और क्या कहते हैं? डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल। इसका एक अन्य नाम है डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, यहां लिख लेना कोशिका का डिस्पोजल बैग इसे कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? इसे डिस्पोजल बैग कहा जाता है। ये इसके सारे के सारे अन्य नाम है। और ज़्यादा फोकस आपका इस क्वेश्चन पे रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली, निम्न में से किस कंपोनेंट को कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके साथ हम देखेंगे ये किस किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता, और किस में कम पाया जाता है और किस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये सारी की सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ये इतना नोट हो गया सभी का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल के अंदर ये क्या है? रेयर चांसेस हैं इसके पाने के। ठीक है, ये उसमें अपनी उपस्थिति कभी कभी दिखाता है, और आरबीसी में तो ये होता ही नहीं। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम्स देखा गया है सबसे ज्यादा किसमें? डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो ये सारी बातें लिखेंगे आओ। Lysosomes are rare present in plant cell. पादप कोशिका में कभी कभी पाया जाता है। पादप कोशिका में ये क्या है? कभी कभी पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना भाई। और आरबीसी के अंदर इसकी उपस्थिति नहीं होती। आरबीसी में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है।
lysosomes are not present in RBC। हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे, यह लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। यह लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। सभी का नोट हो गया। हिंदी माध्यम विद्यार्थी बता दे कोई रहता है तो लिखेंगे इसे, यह लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता। और सबसे ज्यादा किस किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है WBC के अंदर, कुफर सेल के अंदर पाया जाता है, स्प्लीन के अंदर पाया जाता है, किडनी के अंदर पाया जाता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और पेनक्रियाज के अंदर पाया जाता है। इन सभी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में ये देखा गया है। तो लिखेंगे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसमें लिखेंगे? फर्स्ट बिंदु WBC, सेकंड कुफर सेल। और ये कुफर सेल कहाँ होती है? लीवर में भाई, यकृत। इसके बाद लिखेंगे पैनक्रियास, अग्नाशय। इसके बाद फोर्थ बिंदु लिखेंगे ओस्टियो सेल, ठीक है, जो हड्डी होती है ना, ओस्टियो मीन्स क्या होता है? हड्डी, बताया था ना आपको मैंने, उनके अंदर। और किडनी, वृक्क। इसके अलावा लिखेंगे आप, ये किस में पाया जाता है? और ये पाया जाता है हमें स्प्लीन के अंदर, प्लीहा। प्लीहा पता है ना आप सभी को? हाँ, जब RBC WBC डेड होती है तो वो किस में जाती है? स्प्लीन के अंदर, ठीक है, प्लीहा। और ये प्लीहा कोई और ही नहीं है। आपको देसी भाषा के अंदर समझाने का प्रयास करूं तो आपको बताऊं तो आपने नाम सुना होगा तिल्ली। तिल्ली तो नाम सुना होगा आपने, हमारी देसी लैंग्वेज में कहा जाता है ना तिल्ली। वो उसका साइज बढ़ता है, और जब उसका साइज बढ़ता है तो पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो वही है ये, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे एक होता है सलाइवा, लार। इन सभी के अंदर ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन सभी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। और आपसे पूछ ले भाई सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, ये क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, तो याद रखना WBC के अंदर, ठीक है। ये आप एक लाइन लिख लें, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, यहां एक लाइन, सबसे ज्यादा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये? WBC में। हिंदी माध्यम विद्यार्थियों को सभी को समझ आ रही है WBC क्या है? सफेद रक्त कणिकाएं, ठीक है, क्या है? सफेद रक्त कणिकाएं। और सबसे कम पाया जाता है इसमें पाया जाता है कम RBC और ब्लड सेल। इनके अंदर कम मात्रा में पाया जाता है और WBC में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे भाई। और एक सेल के अंदर ये कितने होते हैं?
एक सेल के अंदर 2000 होते हैं, ठीक है। पर सेल के अंदर आपसे पूछ ले लाइसोसोम कितने होंगे, तो कितने होंगे भाई? हाँ जी, 1 सेल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं भाई। 2000 पर सेल एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, 2000 ही। हो गया सभी का नोट इतना? इसको और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटर सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। मीन्स ये कोशिका के अंदर आंतरिक पाचन करता है। ये कोशिका के अंदर क्या करता है? आंतरिक पाचन का कार्य करता है। हमारे पेट में जिस प्रकार भोजन का डाइजेशन होता है ना, पाचन होता है, और वो कौन करवाता है? कौन करवाता है? पेनक्रियास करवाती है ना सारा कुछ, क्योंकि पेनक्रियास क्या बनाती है? जूस बनाती है। और वो जूस क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन के अंदर। उसी प्रकार ये जो हमारी कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, उनके अंदर जो इंटर सेलुलर डाइजेशन होता है, आंतरिक जो कोशिकाओं के अंदर जाके, जिसमें हमारी ब्लड सेल है जैसे, इनके अंदर जो भोजन जाता है उनका डाइजेशन होता है, वो कौन करवाता है? लाइसोसोम करवाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यह है इंटर सेलुलर डाइजेशन, यानी लिखेंगे हिंदी माध्यम विद्यार्थी, कोशिका के अंदर आंतरिक पाचन, कोशिका के अंदर आंतरिक पाचन करवाता है ये आपको ध्यान में रखना है। आपने एक बात सुनी है बार बार, और मैंने यहां भी आपको बताया भी है, इसे सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहते हैं। आज तक आपने बहुत बार पढ़ा है ये चीज, ठीक है, और किताबों में आपने ये चीज देखी भी है। आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे आत्मघाती थैली? सुसाइडल बैक ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है इसे? क्या कहते हैं? किसी ने ठीक बताया इस साइड से? दोबारा रिपीट करेगा भाई कोई? इस साइड से किसी ने बताया अभी? क्या कहा आपने? थोड़ा जोर से बोलेंगे? ठीक है। हाँ भाई, इस साइड से बॉयस। हाथ खड़े हैं आपके? चलो, ऐसे ही रखना हाथ खड़े। कभी ना कभी परमात्मा जरूर देखेगा आपकी हाथों, जो हाथों की रेखा देख लेगा और आप पे तरस खा के कुछ कर ही दे, ठीक है। चलो जी, अभी आपको बताते हैं इसे आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। देखो, ये है हमारे पास लाइसोसोम। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? एक एंजाइम है।
और किस प्रकार का एंजाइम है? ये है एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इसका पीएच मान कितना है? 4 से 5 इसका पीएच मान है। अब ये क्या करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो, ये क्या कार्य करता है? ये मेन कार्य इसका क्या है? जो बाहर से हानिकारक पदार्थ जो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर क्या करेंगे? अटैक करेंगे, उनसे हमें ये क्या करता है? सुरक्षा देता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हानिकारक पदार्थ जाते हैं उनसे हमें ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और उन्हें ये क्या कर देता है? मार देता है। ठीक है, ये उन्हें क्या करता है? मार देता है। यानी ये कोशिकाएं होती इसकी अपनी है, ये क्या अपनी बॉडी के अंदर से जाएगा, कोई भी मटेरियल है तो वो कोशिकाओं के अंदर जाएगा, और जाएगा तो ये क्या करेगा? एक एंजाइम छोड़ता है वहाँ, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कर देता है? ये मार देता है, किल कर देता है। इस प्रकार से इसका नाम क्या पड़ा था यहाँ? सुसाइडल वेग ऑफ द सेल कहा जाता है इसे। ठीक है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर आ चुका है भाई, एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है एनडीए, इस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? हाँ भाई, क्या समस्या है यार? क्लास चल रही है, थोड़ा ध्यान रखो। जो हमारे पास ये है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा? क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये कोशिका के कौन से कंपोनेंट के पास पाया जाता है? ठीक है, ये कोशिका के कौन से कंपोनेंट के पास पाया जाता है? हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखना चाहे तो इसे क्या कहते हैं? अपघटीय एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपघटीय एंजाइम कहते हैं। अब लिखेंगे लिखेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कोशिका के लाइसोसोम कंपोनेंट के पास पाया जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कोशिका सेल के लाइसोसोम कंपोनेंट के पास पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। और लाइसोसोम बनते किस प्रकार से हैं? अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट अप हो जाए भी, जो लाइसोसोम है इनका निर्माण, इनका उत्पादन होता है वो किस प्रकार से होता है? इनका निर्माण होता है जो गोल्जी बॉडी होती है, ठीक है, गोल्जी का ये जो शरीर होता है वो जब उसका ब्रेक डाउन होता है वो टूटेगा तो क्या होगा? लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो लिखेंगे इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? किसका? लाइसोसोम का। लाइसोसोम का निर्माण किस प्रकार होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक डाउन
ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, जब गोल्जी बॉडी टूटेगी तो क्या होगा, लाइसोसोम का निर्माण होगा। हो गया सभी का नोट इतना भाई? तो ये था हमारा लाइसोसोम। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग डालेंगे आप सभी। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लास्ट वार्निंग है आपको, ठीक है? जय कोई बोल तो दिखो मनी कर, तो सीधो क्लास बाहर चल जाइए, चुपचाप हो गए। प्रश्न धारू दो पूछ लू, एक को नहीं तो पाया था ना अभी। सबसे पहले हम देखते हैं इस राइबोसोम्स की खोज किस महान वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? प्लाडे के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज प्लाडे के द्वारा इस राइबोसोम्स की खोज की गई थी। तो सबसे पहले इस डिस्कवरी के बारे में लिखेंगे आप, डिस्कवरी। जो डिस्कवरी है किसने की थी? जॉर्ज प्लाडे। इन महान वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। राइबो या राइबोस, ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं भाई। आपको मैंने बताया था ना भी, ये जो राइबो है हमारे पास है, कहाँ बताया था आपको? किसी को पता हो तो, राइबो या राइबोस के बारे में आपको कहाँ बताया था? कोई बताएगा इस साइड से? राइबो या राइबोस के बारे में आपको कहाँ बताया गया था? हाँ मित बताओ पीछे से। कहाँ? आरएनए। डीएनए जब आपको पढ़ाया गया था उस टाइम मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि जो राइबो है या राइबोस है, ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं भाई। ये प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। और राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? आपका फेवरेट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री कौन सी है दोस्तों? राइबोसोम सी है। क्योंकि आपको मैंने बताया है आरएनए या राइबो या राइबोज ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण किया जाता है किन के द्वारा? राइबोसोम्स के द्वारा। आपको मैंने 3 आरएनए बताए थे, एक था हमारे पास एमआरएनए, एक था टीआरएनए, एक था आरआरएनए। जो हमारे पास क्या है, एमआरएनए क्या करता है? मैसेज लेने का कार्य करता है, बॉडी के कौन से पार्ट के पास है प्रोटीन की कमी हो गई है। और टीआरएनए क्या करता है? उसे ट्रांसफर करने का कार्य करता है, उस बॉडी पार्ट तक उस प्रोटीन को पहुंचाने का कार्य करता है।
और जो हमारे पास आरएनए है वो क्या करता है, राइबोसोम्स, जो हमारे पास है आर राइबोसोम्स, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे पास प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। इस प्रकार ये सारा प्रोसेस चलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इसे प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री कहते हैं इसे, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, लिखेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग इसे कहा जाता है। सभी को ठीक समझ में आ रही है सारी बातें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो। और इसे क्या कहते हैं, इसे प्लाडे ग्रेन्युली कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, प्लाडे ग्रेन्युली कहा जाता है। तो लिखेंगे क्योंकि ये प्लाडे नाम के महान वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, तो इनके नाम पे इसे प्लाडे ग्रेन्युली कहा जाता है। प्लाडे ग्रेन्युली मतलब क्या होता है, कण होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण, कणिकाएं। तो लिखेंगे इसे इसे प्लाडे ग्रेन्युली कहा जाता है, इसका अन्य नाम है, ठीक है। इसे प्लाडे ग्रेन्युली कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ इसमें जो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन थी, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन थी, और इसमें क्या है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित नहीं होती। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, कोशिका झिल्ली, हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे यूनिवर्सल ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। तो लिखेंगे इसे यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, इसे यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल कहा जाता है, ऑफ सेल। यूनिवर्सल का तो सभी को पता है ना,
सार्वभौमिक, ठीक है, कंपोनेंट मीन्स यौगिक, इसे कोशिका का सार्वभौमिक यौगिक कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिख लेंगे या लिख के बताऊं? कुछ हाँ ना का जवाब दें भाई। हाँ भाई, हो जाएगा सभी का नोट है? चलो फिर इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और ये किस किस में पाया जाता है वो देखते हैं। ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है, ये एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है, और किस में पाया जाएगा भैया आप बताएंगे? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाया जाता है और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो लिखेंगे ये प्लांट सेल, यह प्लांट सेल पादप कोशिका एनिमल सेल पशु कोशिका, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर और बैक्टीरिया जीवाणु, ठीक है, में पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है? राइबोसोम्स, ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है, ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना नोट हो गया ना सभी का? चलो जी आगे लिखेंगे, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में लिखेंगे अंतः प्रदवी जलिका। इससे अच्छा ER नाम याद रखेंगे शॉर्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक रहेगा। हिंदी माध्यम विद्यार्थी क्या इस बात से सहमत हैं आप? एक आधे नाम थोड़ी सी इंग्लिश में याद कर लेंगे तो आपके लिए सहूलियत होगी। लिखने को मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ आपके लिए, अंतः ये इसका हिंदी में नाम है। हो गया सभी का नोट इतना? इसके बाद देखेंगे राइबोसोम्स में किस प्रकार का RNA पाया जाता है। तो लिखेंगे राइबोसोम्स में RNA प्रकार का RNA पाया जाता है। लिखेंगे राइबोसोम्स में RNA प्रकार का RNA पाया जाता है। और आपको पता है ना ये RNA क्या करता है, क्या कार्य करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है ये। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा है इसके अंदर? ई क्लोई, जो आपको मैंने पढ़ाया था कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन जब मैंने पढ़ाया था, और उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी
पे हमारे बड़ी आंत के एक पार्ट होता है, और कौन से पार्ट के अंदर है? कोलोन पार्ट के अंदर है क्या पाया जाता है? एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु पाया जाता है, और उस जीवाणु का नाम क्या है? एस्केरिया कोलाई है, जो क्या करता है? वेस्टेड जो फूड होता है उसे ग्रहण करता है और बदले में हमें क्या देता है? हाँ, विटामिन के और डी। तो ये बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, लिखेंगे बैक्टीरिया एस्केरिया कोलाई। और एक सेल के अंदर कितने हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं? 10,000 बैक्टीरिया एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो लिखेंगे आप जो बैक्टीरिया है जीवाणु, और कौन सा है? और एक सेल के अंदर कितने? 10,000 बैक्टीरिया जीवाणु पर सेल के अंदर पाए जाते हैं भाई। और जो हमारे पास मैमल्स होते हैं उनके अंदर कितने होते हैं एक सेल के अंदर? मैमल समझते हो आप सभी? स्तनधारी जो क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनके अंदर कितने होते हैं लिखेंगे? या दूध का निर्माण करते हैं जो? वन सेल इन मैमल्स, स्तनधारी, तो लिखेंगे इसमें 10 मिलियन एक सेल के अंदर होते हैं। हो गया सभी के नोट? अब हम देखते हैं जो हमारे पास राइबोसोम्स है, इसके कितने टाइप होते हैं? अभी कोई बताएगा? राइबोसोम्स के कितने टाइप होते हैं? इसके होते हैं टू टाइप ऑफ राइबोसोम्स। इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। और किस प्रकार से? एक होता है 17S, और एक होता है हमारे पास कितना होता है? 18S, ठीक है। इस S का मतलब यहां क्या है? सेव्ड वर्ग, ठीक है। अब जो ये 17S है, ये आगे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, और 18S 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ये किस किस में होता है? 30S और 50S। और ये 80 वाला 14S और 16S इसके अंदर डिवाइड होता है। ये किस प्रकार से बने होते हैं? इस प्रकार से। यहां हमारे पास आ गए, यहां क्या 30 और यहां 50, ये 70 वाला केस है, और ये 80 वाला, यहां 40 और यहां 60S। अब हम बात करते हैं कि ये जो 2 यूनिट है 30 और 50, ये किस माध्यम से जुड़ी हुई है? ये दोनों यूनिट है हमारे पास, ये किस माध्यम से जुड़ी हुई है?
तो यहाँ हमारे पास क्या है दोस्तों, इन्हें जोड़ने के लिए एक माध्यम होता है। और ये किस प्रकार का आरएनए होता है, ये होता है एमआरएनए। एमआरएनए आपसे ये पूछ ले कि राइबोसोम्स की 2 यूनिट किसके द्वारा जुड़ी हुई है, तो किसके द्वारा, एमआरएनए के द्वारा जुड़ी हुई है। समझ पाए इस बात को? कोई डाउट किसी को बताएं, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो। ये दोनों यूनिट किसके द्वारा जुड़ी हुई है, एमआरएनए के द्वारा जुड़ी हुई है। और इनके एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे, यहां 70s वाले के एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया, जीवाणु। और इस एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, प्लांट यानी पादप और एनिमल पशु। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और आपसे ये पूछ ले प्रोटीन सिंथेसिस की यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट आपसे पूछ ले। अभी तक आपको ये पता चला है भाई प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, इसका सिंथेसिस, इसका संश्लेषण कौन करता है, तो कौन करता है, आरएनए। आप ये बता देंगे कौन करता है जी, ये करता है आरएनए। अगर आपसे ये पूछ ले इसकी जो आधार इकाई है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं, इसकी आधार इकाई आपसे पूछ ले तो क्या होगी, पोलीसोम। क्या होगा, पोलीसोम। तो लिखेंगे दोस्तों, यहां तक नोट हो गया सभी का ना, कोई रहता तो नहीं है भाई, चलो जी, रहता है, हाँ लिख लो फिर। हो गया अभी सभी का नोट है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे, अंतिम बिंदु लिखेंगे इसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस की यूनिट होती है, तो वो होती है पोलीसोम। और इसके बाद आप लिख लेंगे एक बिंदु, राइबोसोम्स की दो यूनिट, राइबोसोम्स की 2 यूनिट जुड़ी होती है, किसके द्वारा, एमआरएनए के द्वारा। एमआरएनए के द्वारा दोस्तों ये जुड़ी होती है।
हो गया सभी का नोट भाई? चलो जी, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और वो टॉपिक हमारा कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। शॉर्ट में इसे ER कहेंगे, ER। अंतः प्रदवी जलिका। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी खोज किस महान वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? बताएगा कोई? इसकी खोज किस महान वैज्ञानिक के द्वारा की थी? तो बताएगा। इसकी खोज क्लाउड पोर्टर के द्वारा की गई थी। डिस्कवर्ड बाय क्लाउड पोर्टर। और कब है? 1953। इस शख्स ने इस टाइम इसकी खोज की थी, लेकिन इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? देखा किसने था? तो वो थे गार्नियर। कब? 1897 के अंदर। तो लिखेंगे गार्नियर के द्वारा। ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर। और कब है? 1897। अब इतनी बात तो आपको पता चल गई, इस महान विज्ञानी के द्वारा खोज हुई थी और इन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था। लेकिन अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये एक नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक जो हमारे पास है रेटिकुलम है, ये नेटवर्क है। किस प्रकार का नेटवर्क है ये? किस प्रकार का एक तंत्र है? किस प्रकार का एक जाल है ये जाल है किस प्रकार का? जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, कौन सी झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इन दोनों के बीच का जो नेटवर्क है वो क्या कहलाता है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, अंतःप्रदविका जलिका कहलाता है। क्लियर है सभी को ये बात है? तो लिखेंगे दोस्तों एक छोटी सी परिभाषा जो आपको इस बात को समझने का प्रयास करेगी। लिखेंगे इट इज ए नेटवर्क मेम्ब्रेन it is network membrane that are present between plasma membrane and cell membrane. It is a network membrane that are present in plasma membrane and cell membrane. हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे यह एक जाल है, ठीक है, किसके बीच? झिल्लियों का एक जाल है। लिखेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच का। हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे यह एक जाल है कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का। और इसमें किस प्रकार से यहां हमारे पास ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास यहां क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास यहां जो होगा उसे कहेंगे SER, SER, और जो यहां पर होगा उसे कहेंगे RER। इनकी फुल फॉर्म लिखवाऊंगा मैं, एक बार इतना नोट करें, इसे SER कहेंगे, और साथ के साथ लिखना चाहें तो लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे स्मूथ मतलब चिकना, अंत प्रदीविका जलिका, और इसे कहेंगे खुरदरा, रफ को खुरदरा कहेंगे यहाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे ऊपर वाले को कहेंगे स्मूथ ER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है सभी को? हो गया सभी का नोट इतना, या कोई रहता अभी? कर लें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। हो गया सभी का नोट भाई? हो गया सभी का नोट? इसके बाद लिखेंगे टू टाइप ऑफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार? एक होता है SER और एक होता है RER। यहां लिख देता हूं उनकी फुल फॉर्म में आपके लिए। इसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके बीच अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है इनके बीच। देखो यहां हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक क्या है, SER है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास हमारे पास क्या है, यहाँ SER है। और ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है जिसे मैंने सेल मेम्ब्रेन लिखा है, यहाँ क्या है, RER है। क्या है? RER है। तो इस बात से आपको पहला डिफरेंस पता चल रहा है ना यहाँ से भी, जो SER है वो नियर बाय किसके होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और जो RER है वो नियर बाय किसका होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की। ठीक है, केंद्रिक
झिल्ली के। तो लिखेंगे इसमें तो पहला बिंदु लिखेंगे इसके अंदर है नियर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये नियर बाय किसके, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली। हिंदी माध्यम विद्यार्थी, अगर आपको सिंगल वर्ड में भी कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ लीजिए। इसे प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। यानी ये प्लाज्मा झिल्ली के समीप होगा और ये केंद्रक झिल्ली के समीप होगा, यानी उनके पास होगा। क्लियर है सभी को? चलो सेकंड डिफरेंस देखते हैं। देखो ये हमारे पास केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है, और इस केंद्रक के पास जो चीज होगी वो क्या होगी, खुरदरी होगी। ठीक है, और इसके साथ ये क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। क्या इस बात से सहमत करते हैं आप? ये क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। नहीं समझ पाए बात दोस्तों? अगर आपके पास इतनी बड़ी रस्सी हो, एक क्या हो, इतनी बड़ी रस्सी हो और दोनों साइड से आप बल लगाएं तो वो टूट जाएगी। अगर उसे वहीं आप नजदीक से तोड़ने का प्रयास करें तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी? अगर आप ये मार्कर है जैसे मेरे पास है, अगर मैं इसे बिल्कुल यहां से तोड़ने का प्रयास करूं तो इसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है कि नहीं है? और वही मैं अगर यहां से पकड़ के इसे ऐसे बैंड करूं तो ये जल्दी टूटेगा, नहीं टूटेगा? क्लियर है सभी को ये बिंदु? तो यहां क्या होगा, यहां ये ज्यादा स्टेबल होगा। यानी जो चीज यहां इसके केंद्र के पास है, इस मार्कर को समझने का प्रयास करें, यहां जो केंद्र के पास चीज है वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। और ये जो केंद्रक से दूर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, वो क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। तो लिखेंगे इसमें बिंदु लिखेंगे, सेकंड डिफरेंस लिखेंगे आप सभी, मोर स्टेबल। यानी ज्यादा स्थिर होगी। हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे ये ज्यादा स्थिर होगी। एक मिनट लेस स्टेबल लिखना है स्मूथ के अंदर, तो लेस स्टेबल। और ये क्या होगा, मोर स्टेबल। अब साथ के साथ दूसरा बिंदु देखेंगे इसमें। दो बिंदु हमने लिख लिया डिफरेंस के, थर्ड बिंदु थर्ड बिंदु देखते हैं हमें भाई। अब ये देखो, ये इस केंद्र के पास होगा, क्या, आर ई आर, रफ ई आर कहाँ होगा, केंद्र के पास होगा। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि केंद्र के पास क्या होती है, चीजें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो केंद्रक होता है, जो आप कोई भी बीम बनाते हैं, समझने का प्रयास करें, आप कोई भी मकान तैयार करते हैं, उसका बीम बनाते हैं तो सबसे पहले उसके नींव के अंदर सबसे ज्यादा मटेरियल डालते कि नहीं डालते? ठीक है, ऊपर हम थोड़ा कम ही डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह उसी प्रकार इसे समझने का प्रयास करें कि यहाँ जो न्यूक्लियस के पास, केंद्र के पास जो चीज होगी वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, यानी ज्यादा होगी थोड़ी सी। और यहाँ क्या होगी, इजी, यानी सरल होगा। यानी समझने का प्रयास इस प्रकार से है, आपको एक बिंदु में इसे क्लियर करूं, तो यहां से ये कॉम्प्लेक्स है, यानी इसे तोड़ना जो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, ये समझने का इस प्रकार से लेना इस बात को आप है। और यहां से ये इजी है, यानी जितनी ज्यादा लंबाई होगी उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं नहीं, और जितनी जो लंबाई कम होगी
उसे तोड़ने में दिक्कत आएगी, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी हमें कंज्यूम करनी पड़ेगी। क्या ये बात आपको क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? चलो जी, अब लिखते हैं इसके बारे में। ये क्या है हमारे पास? ये इजी है, स्मूथ ER क्या है? इजी है। और ये क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जटिल है, जटिल। और ये क्या है? सरल है। क्या ये जितने भी अंतर आपको डिफरेंस मैंने बताए हैं, किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। बताएं भी, किसी को सिंगल पॉइंट में भी कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? मैं पूछूं एक आधे प्रश्न आपसे, फिर डाउट ही डाउट क्रिएट हो जाएंगे। चलो इसके बाद हम देखते हैं ये क्या करता है। जो हमारे पास स्मूथ ER है, इसके अंदर राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? क्या ये बात ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ भाई दोस्त, बता, इन दोनों में से अगर हम बात करें तो किस में हमारे पास राइबोसोम उपस्थित होते हैं? इंटेलिजेंट तो ही लग रहा है मेरे को तो क्लास में, तो बता। नहीं, ये सरदार जी है इंटेलिजेंट क्लास में, बताओ सरदार जी हैं? नहीं है? वो तो हमें भी पता है तू नालायक है, लेकिन थोड़ा कहना पड़ता है ना। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है भी, जो अभी मैंने आपको बात बताई थी, एक एक बात मैं आपको कनेक्ट करके चल रहा हूं भी। हमारे पास अभी मैंने आपको लिखवाया था ये भी, जो राइबोसोम्स में RNA प्रकार का पाया जाता है, उससे अंदर वाली लाइन, आगे वाली, उससे ऊपर वाली लाइन मैंने आपको लिखाई थी। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, यानी ER। और ER के कौन से पार्ट में पाया जाता है? RER के अंदर पाया जाता है। एक एक बात मैं आपको कनेक्ट करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसके बाद आप फोर्थ बिंदु लिखेंगे। इसमें क्या होता है? राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। राइबोसोम्स क्या होता है? एब्सेंट, यानी इसमें राइबोसोम्स अनुपस्थित होता है। और इसमें राइबोसोम्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसमें राइबोसोम्स क्या होगा? उपस्थित होगा। और इसमें राइबोसोम्स अनुपस्थित होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई भी, इन दोनों में से इसके अंदर राइबोसोम्स होगा और इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं मैं, इन दोनों में से ये बताएंगे प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? SER करेगा या RER करेगा? RER करेगा। क्लियर है सभी को? तो लिखेंगे ये राइबोसोम्स जिसके अंदर होंगे ये क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बताएं भाई, सभी को ये बिंदु क्लियर है एकदम? कोई डाउट किसी प्रकार का? अब ये बताएंगे राइबोसोम्स का निर्माण ये करता है, तो SER क्या करेगा? पर ही तो ये नहीं रहेगा, ये भी कुछ कुछ कार्य करेगा। तो ये क्या करेगा? ये हमारे पास है लिपिड्स का संश्लेषण करता है। ठीक है, किसका? लिपिड्स का। यानी लिपिड समझ पा रहे हो ना आप? वसा का। ये वसा का निर्माण करता है। तो लिख लेंगे इसके अंदर है, ये क्या करता है? लिपिड्स क्या करता है भाई? निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। इसमें लिख लेंगे, यहाँ पॉइंट लिखने के लिए जगह नहीं है। ये क्या करेगा? लिपिड्स, वसा, हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे वसा का संश्लेषण करता है। तो बताओ दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है? काफी दिनों के बाद अपनी क्लास लगी है, तो उम्मीद है आपको आज आनंद आ गया होगा, क्लास एंजॉय अच्छी की होगी आपने। आज बोरिंग तो नहीं थी साइंस है भाई? चलो जी, तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपसे मिलते हैं इसी टाइम कल।